नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो ये वीडियो है ये है बिहार स्पेशल से। ये सीरीज चल रहा है। इसके पिछली वीडियो जो हम लोग ने देखा था वो देखा था बौद्ध और जैन धर्म का, और आज जो चलेगा वीडियो वो चलेगा मौर्योत्तर काल में बिहार। इसी को समझेंगे, इसी को पढ़ेंगे और इस तरीके से समझने और पढ़ने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमारे माइंड के अंदर विदाउट कंफ्यूजन स्टोर हो जाए, और एग्जामिनेशन में अगर यहाँ से क्वेश्चन निकले तो अपना 100% सही हो सके। और साथ साथ में दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, दिल करे तो रेड बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज चलेगा मौर्योत्तर काल में बिहार। आइए जानते हैं मौर्योत्तर काल में बिहार कहाँ था, कैसा था, इस सारी बातों की जानकारी लेते हैं। शुंग राजवंश, मौर्य के सेनापति पुष्यमित्र शुंग जो मौर्य थे, उनके सेनापति का जो नाम था वो पुष्यमित्र शुंग था, ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करता। बृहद्रथ की जब हत्या कर देता है तो 184 से 185 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश की स्थापना ही कर देता पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने के शासन काल में विदिशा विजय और उसके पुत्र अग्निमित्र द्वारा संपन्न हुई, जिसमें उसने यूनानियों पर विजय प्राप्त करता है। यानी कि पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में, यहां तक तो क्लियर हो गया ना कि मौर्य के सेनापति जो था उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। उसने मौर्य के अंतिम मौर्य शासक के जो अंतिम थे बृहद्रथ की हत्या करता है। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग यानी कि शुंग वंश की स्थापना 184-85 ईस्वी में कर दी जाती है। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में ही विदिशा विजय उसके पुत्र ही अग्निमित्र के द्वारा संपन्न होता है यूनानियों पर। शुंग काल की राजधानी जो है वो पाटलिपुत्रा थी। ध्यान रखिएगा, शुंग काल में राजधानी पाटलिपुत्रा थी, लेकिन बाद में इसकी राजधानी विदिशा इसका स्थान ले लिया था। उसके बाद विदिशा इसका स्थान ले लिया था। पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु जो होती है वो 148 ईस्वी पूर्व हो गई। इसके बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बना। पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु होती है, उसके बाद उसका जो पुत्र था वो अग्निमित्र वो शासक बनता है। अग्निमित्र कालिदास के प्रसिद्ध नाटक यानी कि मालविका अग्निमित्रम का नायक है। पुष्यमित्र शुंग 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया। इसमें पतंजलि पुरोहित थे, जिसमें पंचतंजलि जो थे वो पुरोहित थे। यहां तक तो एकदम पूरी तरीके से क्लियर हो रहा कॉन्सेप्ट। कुछ भी अगर यहां से क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता सकते हैं। पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु होती है 148 ईस्वी पूर्व में, यहां तक क्लियर हो गया। इसके पुत्र यानी कि अग्निमित्र जो है ये शासक बनता है इसके पिता की मृत्यु के बाद। और इसी में जब अग्निमित्र कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मालविका मित्रम का नायक बनता है। और पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, जिसमें से पतंजलि उसके पुरोहित थे। पतंजलि जो थे उस समय के उसके पुरोहित थे। शुंग काल में ही पाटलिपुत्रा डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ। शुंग काल में ही पाटलिपुत्रा पर जो है डेमेट्रियस के आक्रमण हुआ। तो अगर कभी पूछ देगा आपसे कि डेमेट्रियस का आक्रमण किसके काल में हुआ, तो आपको बताना होगा कि शुंग काल में हुआ था। शुंग के शासन काल में पुष्यमित्र शुंग ने सेनानी की उपाधि धारण की थी। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि धारण की थी। दीर्घ काल तक मौर्य सेना के सेनापति होने के कारण इस रूप की विख्यात थे। तब राजा बन जाने के बाद भी उसने यह उपाधि बनाए रखा। कहने का मतलब पुष्यमित्र शुंग जो था वो मौर्य शासक में वो एक सेनापति था, और उस टाइम से ही वो इसी रूप में विख्यात था, सेनापति में ही। और उसके बाद में राजा बन जाने के बाद भी वो सेनानी की उपाधि को कायम रखा था। पुष्यमित्र शुंग के पश्चात इस वंश में 9 शासक हुए। इसमें से अग्निमित्र उसका पुत्र था, उसके बाद वसुज्येष्ठ, उसके बाद वसुमित्र, फिर भद्रक, फिर भागवत और फिर देवभूमि बना था इस शुंग वंश में। शुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ था, और मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना इसी युग में होती है। मतलब क्या, शुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान भी होता है, और मनुस्मृति जो वर्तमान स्वरूप है उसकी रचना भी शुंग काल में ही की जाती है। एकदम ध्यान से एक एक बात को एकदम बारीकी से सुनते जाइएगा, क्योंकि लास्ट में आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करना होगा। तो अगर यहां पे नहीं समझ पाइएगा तो वहां क्वेश्चन सॉल्व कभी भी नहीं होगा आपसे। अब परवर्ती मौर्य के निर्बल शासन में मगध के सरकारी प्रशासन तंत्र शिथिल पड़ गया था, एवं देश को आंतरिक और बाह्य संकटों का खतरा था। ऐसी विकट स्थिति में
पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अपना अधिकार जमाकर वहां एक ओर यमन पर आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म के आदर्श की स्थापना की, जो अशोक के शासन काल में उपेक्षित हो गए थे। इस कारण से इसका काल जो है वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहलाता है। शुंग काल जो है वैदिक पुनर्जागरण का भी काल कहलाता है। किस लिए? क्योंकि मगध की सरकारी प्रशासन तल शिथिल पड़ गई थी। अब देश के आंतरिक और बाह्य का संकट था, अंदर से और बाहर से दोनों स्थिति से बहुत भयानक खतरा आने वाला था देश पर। उसी समय में पुष्यमित्र शुंग जो है वो मगध साम्राज्य पर आक्रमण करके देश के बाहर से आने वाली खतरे को रोका और देश के अंतर की स्थिति को भी शांति और व्यवस्था को कायम रखा। वैदिक धर्म जो आदर्शों की स्थापना थी अशोक के शासन काल में तो एकदम समाप्त के कागार पे पहुंच गया था, लेकिन पुष्यमित्र शुंग के समय में ये इसी में जो है कि इसका कारण वैदिक प्रतिक्रिया होता है और इसी को कहते हैं वैदिक पुनर्जागरण का काल भी इसमें कहा जाता है, जिसमें वैदिक धर्म को जो है बड़े जोर शोर से ऊपर उठाया जाता है। विद्वानों के अनुसार शुंग काल में ही महाभारत के शांति पर्व और अश्वमेध यज्ञ में भी परिवर्तन हुआ था। कहने का मतलब कि शुंग काल में ही महाभारत के जो शांति पर्व और अश्वमेध यज्ञ थे वो परिवर्तित हुए थे। पुष्यमित्र ने बौद्ध धर्मावलंबियों पर बहुत अत्याचार किया था। पुष्यमित्र जो था वो बौद्ध धर्मावलंबियों पे, जो बौद्ध थे उन पे बहुत अत्याचार किया, लेकिन संभवतः इसका प्रमुख कारण बौद्ध द्वारा विदेशी आक्रमण अथवा यमनों की मदद करना था। कहने का मतलब जो बौद्ध पर जो अत्याचार करता था पुष्यमित्र, उसका संभवतः ये कारण था कि बौद्ध के द्वारा विदेशी आक्रमण होता था अथवा यमनों की मदद की जाती थी। इसके कारण जो होता था कि बौद्ध पे अत्याचार किया जाता था। अब पुष्यमित्र ने अशोक द्वारा निर्माण करवाए गए 84,000 स्तूपों को नष्ट करवा दिया था। जो अशोक ने 84,000 स्तूप का बनवाया था वो पुष्यमित्र शुंग जो है वो नष्ट कर देता। तो ध्यान रखिएगा, अशोक के द्वारा बनवाए गए 84,000 स्तूप को किसने नष्ट किया? तो पुष्यमित्र शुंग। एकदम याद रखिएगा। उसने कुछ बौद्धों को अपना मंत्री नियुक्त कर रखा था। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक शासन किया था। पुराणों के अनुसार यह बताया जाता है कि पुष्यमित्र 36 वर्षों तक शासन किया और इस प्रकार उसका काल जो है 184 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। पुष्यमित्र का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार तथा पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक फैला हुआ था। अब आते हैं पुष्यमित्र के बाद शुंग वंश के बाद कण्व वंश में। अब समझिए कण्व वंश की। शुंग वंश का अंतिम शासक जो था वो था देवभूत, जो 75 ईस्वी में ही इसकी हत्या करके इसके सचिव जो थे वो थे वसुदेव ने मगध पर कण्व वंश की स्थापना कर देता है। मतलब क्या, इसके सचिव ही इसकी हत्या कर देते हैं, उसके बाद जो है कण्व वंश की स्थापना कर दी जाती है। वसुदेव के पश्चात भूमिदेव, नारायण, सुकर्मा शासक बने। वसुदेव के पश्चात ही भूमिदेव, नारायण और सुकर्मा इसके शासक बनते। वसुदेव 9 वर्षों तक शासक रहा। इस वंश की जानकारी एकमात्र स्रोत पुराण है और कण्व ब्राह्मण थे और कण्व जो थे वो थे एक ब्राह्मण। इसके शासनकाल में मगध राज संभवतः पाटलिपुत्रों के क्षेत्र में ही सीमित हो गया था तथा इसके बाद मगध की राजनीति महत्व जो है लगभग समाप्त हो गया था। इसी के शासनकाल में किसके? तो याद रखिएगा वसुदेव के, कण्व वंश में। और कण्व वंश के अंतिम शासक जो थे वो थे आंध्र सातवाहनों ने अपदस्थ कर दिया था। बस इतना ही आपको कण्व वंश में याद रखना, आंध्र सातवाहनों। कुषाण वंश की स्थापना लगभग 100 ईसा पूर्व में कुजिल कडफिसस ने किया था। ध्यान रखिएगा, कुजिल कडफिसस ने किया था। कुजिल कडफिसस ने किया था और इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा जो था वो था कनिष्क। ध्यान रखिएगा, इस वंश का जो प्रतापी राजा था वो कुषाण वंश का वो था कनिष्क। भारत में कुषाण राज दक्षिण में सांची और पूर्व में मगध तक फैला हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, दक्षिण में सांची और पूर्व में जो था वो मगध तक विस्तृत था। कनिष्क ने पुरुषपुर यानी कि पेशावर पाकिस्तान को अपनी राजधानी बनाया था। कनिष्क जो है वो पेशावर पाकिस्तान को पुरुषपुर को अपनी राजधानी बनाया था। इसकी दूसरी राजधानी जो थी वो थी मथुरा और इसने जो दूसरी राजधानी कनिष्क ने बनाई थी वो थी मथुरा। कनिष्क ने 78 ईस्वी पूर्व तक एक संवत चलाया जो शक संवत
कहलाता है। शक संवत इसका जन्मदाता जो है वो कनिष्क ही है, जिसने 78 ईस्वी में सम संवत चलवाया था, वो कनिष्क ही था, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता, जो कि आज भी भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म के भी महायान और हीनयान दो धर्मों में बौद्ध बट गया था, जो कि पीछे क्लास में हम लोग ने आपको बताया था। तो कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। गांधार शैली, मथुरा शैली, गांधार और मथुरा शैली का विकास भी है कनिष्क के शासन काल में ही हुआ था। गांधार और मथुरा शैली। श्री धर्म पिटक निदान सूत्र, श्री धर्म पिटक निदान सूत्र चीनी अनुवाद से ज्ञात होता है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके वहां के शासकों को हराकर हरजाना के रूप में मगध के प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष तथा बुद्ध का भिक्षा पात्र प्राप्त किया था। कहने का मतलब श्री धर्म पिटक निदान सूत्रों के चीनी अनुवाद से यह ज्ञात होता है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करता है। कनिष्क जो है वो पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके वहां का जो शासक होता है उसको हरा दिया जाता है और हरजाना के रूप में जो है अश्वघोष तथा बुद्ध का भिक्षा पात्र प्राप्त करता था। अश्वघोष यानी कि बुद्ध चरित और सूत्रालंकार और सौंदर्य नंद जैसे ग्रंथों की रचना की थी। अश्वघोष ने ही जो प्रसिद्ध विद्वान था जिसने बुद्धचरित, सूत्रालंकार और सौंदर्य नंद जैसे ग्रंथों की रचना की थी। अब थोड़ी सी अस्मरणीय तिथि को जान ले जाते हैं क्या है, जब तक जितना पढ़े उसका थोड़ा सा एक झलक देखते हैं। शुंग राजाओं का काल जो था वो वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म के पुनर्जागरण काल माना जाता है। शुंग काल में ही डिमेट्रियस का नेतृत्व में यवनों का आक्रमण पाटलिपुत्र पर हुआ था। पुष्यमित्र के प्रयास से पाणिनि कृत अष्टधाई जैसी दुरूह ग्रंथ और पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। पुष्यमित्र के प्रयास से ही पाणिनि अष्टधाई और दुरूह ग्रंथ पर पतंजलि ने भाष्य लिखा था। प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री यानी कि अष्टध्यायी के रचयिता पाणिनि मनेर पटना के निवासी थे। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया था। ब्राह्मण धर्म का अगर पुनरुत्थान किया था तो वो थे पुष्यमित्र शुंग। शुंगों में के सर्वोत्तम स्मारक स्तूप है। शुंगों के सर्वोत्तम स्मारक स्तूप है। शुंग वंश के 9वें शासक यानी कि भागभद्र के शासन काल में 14 वर्ष में तक्षशिला के यवन शासक यानी कि एंटियालिटिक्स की राजदूत यानी कि हेलोडोरस विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गुरुड़ स्तंभ को स्थापित किया था। साथ साथ में बोध गया के विशाल मंदिर के चारों ओर एक छोटी पाषाण वेदिका मिली है। बोध गया के विशाल जो मंदिर है उसके चारों ओर जो एक छोटी सी पाषाण वेदिका मिली है जिसका निर्माण भी शुंग काल में हुआ है। इसमें कमल, राजा, रानी, पुरुष, पशु, बोधि वृक्ष, छत्र, त्रिरत्न और कल्प वृक्ष आदि इसमें प्रमुख हैं। शुंग काल में समाज में बाल विवाह का प्रचलन बहुत जोरों से था तथा कन्याओं का विवाह 8 से 12 वर्ष की अवस्था में किए जाने लग गया था। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का जो है वो विम कडफिसस ने ही चलाए थे। ध्यान रखिएगा, भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का जो था वो विम कडफिसस ने ही चलाए थे। कनिष्क के दरबार में पार्श्व, वासुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक, नागार्जुन जैसे विद्वान और चरक जैसे चिकित्सक विद्यमान थे कनिष्क के दरबार में। और कनिष्क कुल का अंतिम महान सम्राट जो हुआ था वो थे वासुदेव। कनिष्क कुल का अंतिम महान सम्राट जो थे वो वासुदेव थे। अब चलते हैं, यहां तक तो क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया हो तो आप जरूर कमेंट्स करके बताइए कि हाँ आपको कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है, ठीक लगा। क्योंकि ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये बिहार स्पेशल की क्लास चल रही है, इसमें डिटेल से उतनी गहराई से नहीं जाना, ये सब पढ़ना है। जैसे ही हिस्ट्री लेके मैं आपके पास में आऊँगा और बहुत जल्दी लेके आऊँगा तब उसमें पूरी डिटेल से सब कुछ जानना है। अभी जो है बस बिहार स्पेशल है ताकि ये जो है सो उतना ही पढ़ना है जितना हमें ज़रूरत है। चलिए, गुप्त काल में बिहार। गुप्त साम्राज्य का उदय जो है तीसरी सदी के अंत में प्रयाग के निकट जो है कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का प्रारंभिक राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश बिहार में था। गुप्त वंश का गुप्त कुशांगों के सामंत थे। गुप्त जो थे वो कुशांगों के सामंत थे।
कुषाणों के सामंत मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई थी। मौर्य वंश के जो पतन हुआ था उसके पश्चात नष्ट हो गई थी और राजनीतिक एकता के पुनर्स्थापन करने का श्रेय गुप्त वंश को ही देता है। यानी कि राजनीतिक एकता को जो पुनर्स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है वो गुप्त वंश को ही दिया जाता है। गुप्त साम्राज्य की नींव 3री शताब्दी के चौथे दशक में तथा उत्थान 4ठी शताब्दी के शुरुआत में हुआ था और इस वंश का शासक का विवरण भी इस प्रकार दिया जाता है। एक तो है श्रीगुप्त, यानी कि प्रयाग प्रशस्त के अनुसार इस वंश की स्थापना जो है वो 275 ईसा पूर्व में श्रीगुप्त ने की थी और श्रीगुप्त ने अयोध्या तथा उसके पूर्व में सारनाथ क्षेत्र में 240 से 280 तक शासन किया था श्रीगुप्त ने। और श्रीगुप्त के पश्चात 280 से 320 तक उसके पुत्र जो थे वो थे घटोत्कच ने शासन किया था। यानी श्रीगुप्त के बाद जो शासन किया वो घटोत्कच ने किया। घटोत्कच 280 से 319 ईस्वी तक, घटोत्कच जो था श्रीगुप्त का पुत्र था और 280 से 319 ईस्वी तक जो है गुप्त साम्राज्य का शासक जो है वो बना रहता है। श्रीगुप्त गुप्त के निर्माता है। बस इतना याद रखिए, इस वंश की स्थापना की है और इसके मर जाने के बाद उसके बाद जो है घटोत्कच जो है इसके साम्राज्य का शासक बनता है और इसने महाराजा की उपाधि की धारण की। प्रभावती गुप्त के पूना और रिद्धपुर ताम्र अभिलेख में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया है। यानी कि इसमें यह बताया गया है पूना और रिद्धपुर ताम्र पत्र अभिलेख में कि घटोत्कच को ही गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया है। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त वंशावली में सबसे पहले स्वतंत्र शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल में भारतीय इतिहास को स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी चंद्रगुप्त प्रथम के जो शासन काल था वो भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। पुराणों तथा प्रयाग प्रशस्त से चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य के विस्तार के विषय में जानकारी मिलती है। यानी कि पुराणों और प्रयाग प्रशस्त से ही चंद्रगुप्त के जो विस्तार थी उसकी जानकारी मिलती है। कुमार देवी के साथ में विवाह संबंध करके चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली राज्य प्राप्त किया था। कुमार देवी के साथ में विवाह करके चंद्रगुप्त प्रथम ने कौशाम्बी तथा कौशल राजाओं को जीतकर अपने राज्य में मिलाया और साम्राज्य की राजधानी जो है पाटलिपुत्रा स्थापित कर दिया गया। गुप्त वंश में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सोने के सिक्के चलाया था। गुप्त वंश में ही जो सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सोने का सिक्के चलाया था और इस सिक्के पर एक तरफ चंद्रगुप्त और कुमारी देवी यानी राजा रानी का चित्र बने हुए थे जबकि दूसरी ओर जो है लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। ये जो सर्वप्रथम जो सोने का सिक्का चलाया वो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था, जिसमें एक साइड में चंद्रगुप्त और कुमार देवी जो कि पति पत्नी थे राजा रानी का चित्र था और दूसरी ओर जो थी वो लक्ष्मी की चित्र थी। अब चलते हैं समुद्रगुप्त पे, आते हैं समुद्रगुप्त क्या है। समुद्रगुप्त का जन्म जो है लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी के गर्भ से होता है। कुमार देवी के गर्भ से ही समुद्रगुप्त का मतलब चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी थी यानी कि कुमारी देवी, उसी से जो पुत्र पैदा होता है उसका नाम रखा जाता है समुद्रगुप्त। इन्हें बड़ा पराक्रम कहा गया है। समुद्रगुप्त को बड़ा पराक्रम कहा गया है। समुद्रगुप्त का शासनकाल राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्त साम्राज्य का उत्कर्ष काल माना जाता है। गुप्त काल का उत्कर्ष काल जो है वो समुद्रगुप्त ही माना जाता है। हरिसेन समुद्रगुप्त का मंत्री एवं दरबारी कवि था। हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त के मंत्री और दरबारी कवि था। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्त समुद्रगुप्त के राज्यरोहण, विजय, साम्राज्य विस्तार के संबंध में जानकारी देता है। प्रयाग प्रशस्त हरिसेन के द्वारा जो रचित है उसमें समुद्रगुप्त के राज्यरोहण, विजय, साम्राज्य विस्तार की जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त के महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ही जो है वो महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। वेंसेट स्मिथ समुद्रगुप्त के भारत का नेपोलियन की उपाधि दी थी। वेंसेट स्मिथ जो थे वो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की उपाधि दी थी। समुद्रगुप्त एक असाधारण सैनिक योग्यता वाला उच्च कोटि का विद्वान था और विद्या का उदार संरक्षक था। उसे कविराज भी कहा जाता। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता। वह महान संगीतज्ञ था जिसे वीणा वादन का भी शौक था और
लेखक कवि के साथ साथ में वो संगीतज्ञ भी था, जो वीणा और वादन का बहुत बड़ा शौकीन था। एक सिक्के पर उसने बीना बजाते हुए दिखाया गया था, और एक सिक्के जो मिले हैं उस पे जो है बीना बजाते हुए दिखाया गया समुद्रगुप्त को। इसने प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक यानी कि वसुबंधु को अपनी मंत्री नियुक्त किया था। इसने प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान जो वसुबंधु थे उसको मंत्री नियुक्त किए थे। काव्यालंकार सूत्र में समुद्रगुप्त का नाम चंद्र प्रकाश मिलता है, यानी कि काव्यालंकार सूत्रों में ध्यान रखिएगा समुद्रगुप्त का नाम जो है चंद्र प्रकाश मिलता है। चंद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में मालवा तक विस्तार किया था समुद्रगुप्त। अब आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं और जान लेते हैं। समुद्रगुप्त के पश्चात गुप्त वंशावली में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम उल्लेख है। हालांकि इन दोनों शासकों के बीच में रामगुप्त नामक एक दुर्बल शासक का अस्तित्व का भी पता चलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अन्य नाम यानी कि देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि के नाम से जाना जाता। विक्रमादित्य को ही आदि के नाम से जाना जाता। वो नाम है देवगुप्त, देवराज और देवश्री। उसने विक्रमान, विक्रमादित्य और परम भागवत आदि उपाधि धारण किया था। उसने नागवंश, वकाटक, कादम्ब राजवंश के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय नाग राजकुमारी यानी कि कुबेर नागा के साथ में विवाह किया था, जिससे एक कन्या प्रभावती गुप्त पैदा होती है। यानी कुबेर नागा से ये विवाह करते हैं और उससे एक कन्या पैदा लेती है जिसका नाम रखा जाता है प्रभावती गुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 389 ईस्वी में सकराज रुद्र सिंह पर विजय प्राप्त करने के उपरांत विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लेता है। जैसे ही इसने सकराज रुद्र सिंह पर विजय प्राप्त करता, उसके बाद विक्रमादित्य की उपाधि इन्हें दे दी जाती है। देवी चंद्रगुप्तम एवं हर्षचरित्र में चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी कहा जाता है। ऐसा शकों पर विकार प्राप्त करने के उपलक्ष्य में कहा जाता है। अब वकाटकों के सहयोग पाने के लिए चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह जो है वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ में कर देते हैं। वकाटक का जो नरेश है वो यानी कि नरेश जो है उनके साथ रुद्रसेन द्वितीय के साथ में इन्हें विवाह कर दिया जाता है। इसने प्रभावती गुप्त के सहयोग से गुजरात और कठियावाड़ पर विजय प्राप्त कर लेता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही फाहियान नामक चीनी यात्री 399 से 414 भारत आया था। किसके काल में ही भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में। फाहियान का यात्रा वृत्तांत यानी कि फोक्यू की के गुप्तकालीन भारतीय संस्कृति में सुंदर वर्णन मिलता है फाहियान का। समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात अनेक गणराज द्वारा अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी गई। तत्पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा इन गणराजों को पुनः विजित करके गुप्त साम्राज्य के अधीन कर लिया जाता है। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा इन गणराज को पुनः से जीत के गुप्त साम्राज्य के अधीन कर लिया जाता है और अपनी विजय के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर देता है अपने विजय के अनुसार। अब याद रखिएगा, ये थोड़ा सा ध्यान में, चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न थे। एक जो थे कालिदास, ये भी चंद्रगुप्त के टाइम में थे। धवंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटपर, वराह मिहिर और वरुचि, ये सारे के सारे 9 रत्न थे जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में थे। अब इसका साम्राज्य पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तक, मतलब क्या, गुजरात से लेकर बंगाल तक और उत्तर में हिमालय से लेकर नर्मदा तक इसका साम्राज्य जो है विस्तृत फैला हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में इसकी प्रथम राजधानी यानी कि पाटलिपुत्र ने और द्वितीय राजधानी उज्जैन था। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रथम राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र को बनाया गया और द्वितीय राजधानी जो है उज्जैनी को बनाया गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल कला साहित्य का स्वर्णयुग माना कहा जाता। कहने का मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय का काल जो है वो कला साहित्य का स्वर्णयुग माना जाता है। एकदम याद रखिएगा, स्वर्णयुग माना जाता कला साहित्य का। अब कुमारगुप्त महेंद्रादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र जो है कुमारगुप्त प्रथम सिंहासन पर बैठता है। वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी
चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुवी देवी से उत्पन्न सबसे बड़ा पुत्र था, जबकि गोविंद गुप्त उसका छोटा भाई था। कुमार गुप्त प्रथम का शासन शांति और सुव्यवस्थित काल था। साम्राज्य की उन्नति प्रकाष्ठा पर थी। गुप्त सेना ने पुष्यमित्रों को बुरी तरह से परास्त किया था। मतलब क्या, गुप्त सेना ने बुरी तरीके से पुष्यमित्र को जो है परास्त किया था। कुमार गुप्त ने अपने विशाल साम्राज्य को पूरी तरीके से रक्षा की, जो उत्तर के हिमालय से दक्षिण के नर्मदा तक, पूर्व से बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक विस्तृत था। कुमार गुप्त के अभिलेख और मुद्राओं से ज्ञात होता है कि उसने महेंद्र कुमार, श्री महेंद्रम और श्री महेंद्रादित्य आदि उपाधि धारण की थी। कुमार गुप्त कुमार गुप्त प्रथम जो थे वो स्वयं वैष्णव धर्मानुयायी थे, किंतु उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया। गुप्त शासक में सर्वाधिक अभिलेख जो है कुमार गुप्त के ही प्राप्त हुए हैं। यानी कि गुप्त शासक के सर्वाधिक जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो कुमार गुप्त के ही प्राप्त हुए हैं। उसने अधिकाधिक संख्या में मयूर आकृति पर रजत मुद्राएं प्रचलित की थी और कुमार गुप्त के शासनकाल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कुमार गुप्त के शासनकाल में ही। अब आते हैं स्कंद गुप्त पे। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्कंद गुप्त, यानी कि पुष्यमित्र के आक्रमण के समय ही गुप्त शासक यानी कि कुमार गुप्त प्रथम की 455 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। पुष्यमित्र के आगमन के समय में ही गुप्त शासक जो थे कुमार गुप्त, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके मृत्यु के बाद उसके पुत्र स्कंद गुप्त सिंहासन पर बैठता है। सर्वप्रथम उसने पुष्यमित्र को पराजित किया और उस पर विजय प्राप्त की। उसने 12 वर्ष तक शासन किया। स्कंद गुप्त ने विक्रमादित्य उपाधि धारण की और कौहोम अभिलेख, ध्यान रखिएगा, कौहोम अभिलेख में स्कंद गुप्त के अस्क्रोपन कहा गया है। अब स्कंद गुप्त के एक अत्यंत लोभकारी शासक था, जिसे अपनी प्रजा के दुख सुख की निरंतर चिंता बनी रहती थी। जूनागढ़ अभिलेख से यह पता चलता है कि स्कंद गुप्त के शासनकाल में भारी वर्षा के कारण सुदर्शन झील का बांध जो है वो टूट गया था। जूनागढ़ अभिलेख से यह पता चलता है कि स्कंद गुप्त के शासन काल में ही भारी वर्षा कारण सुदर्शन झील का बांध टूट गया था और सुदर्शन झील पुनरुद्धार का कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त और पुत्र जो था वो चक्रपाली द्वारा संपन्न किया गया था। उसने झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। हुनों के प्रथम आक्रमण स्कंद गुप्त के काल में हुआ था, हुनों का। तो स्कंद गुप्त ने जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार हुनों को जो है वो मलेच्छ कहा गया है। यानी कि स्कंद गुप्त हुनों के आक्रमण से रक्षा कर अपनी संस्कृति को नष्ट होने से बचाया था। स्कंद गुप्त ने अपने शासन के अंतिम दिनों में प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से स्कंद गुप्त ने अपनी राजधानी जो है अयोध्या स्थानांतरित किया था। ध्यान रखिएगा, यहां पे स्कंद गुप्त ने जो है प्रशासन सुविधा के दृष्टिकोण से अपनी राजधानी जो है अयोध्या स्थानांतरित कर दिया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक जो था वो था भानुगुप्त। इसके शासनकाल से ही सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य एरेन अभिलेख से मिलता है। यानी कि गुप्त वंश का अंतिम शासक भानुगुप्त था, जिसके शासनकाल में सती प्रथा का पहला साक्ष्य जो है एरेन अभिलेख से मिलता है। सुल्तानगंज यानी कि भागलपुर में कांसे से निर्मित 2 मीटर ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा गुप्तकालीन है। सुल्तानगंज का अज गैबीनाथ मंदिर तथा कहलगांव के समीप स्थित गुहाएं भी गुप्त काल में निर्मित हैं। कहने का मतलब सुल्तानगंज में ही अजगैबीनाथ मंदिर जो है कहलगांव के समीप ही है, जहां पे जो है कांस के निर्मित 2 मीटर ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली थी। अब गुप्त साम्राज्य के 550 ईस्वी में पतन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि गुप्त साम्राज्य का 550 ईस्वी में पतन होता है और कुमार गुप्त तृतीय गुप्त वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद गुप्त साम्राज्य जो है पूरी तरीके से पतन हो गया और हर्षवर्धन के समय में माधव गुप्त यानी कि मगध के सामंत के रूप में शासन करता था। वह हर्ष का घनिष्ठ मित्र और विश्वास पात्र था। जब
हर्ष जब शशांक को दंडित करने हेतु गया तो माधव गुप्त साथ गया था। उसने 650 ईस्वी तक शासन किया था। हर्ष की मृत्यु के उपरांत उत्तर भारत में अराजकता फैली तो माधव गुप्त ने ही अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है। जैसे ही हर्ष की मृत्यु होती है उसके उपरांत ही उत्तर भारत में अराजकता फैलती है। उसके बाद माधव गुप्त ने उसको स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित कर लिया जाता। यहाँ पे थोड़े से शासक के बारे में चर्चा था और मैं समझ सकता हूँ जब आप इस लेक्चर सुन रहे होंगे तो मैं रियली बताता हूँ थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम जरूर हुई होगी कि यार ये मतलब ये शासक गया फिर वो आया फिर, बस आपको समझना जी ये शासक आया क्या अच्छा काम किया उसके बाद चलता बना फिर उसके बाद क्या आया, बस सिर्फ बार बार इसको याद मत कीजिएगा। याद कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता याद, हमेशा कंफ्यूजन। बस आप इसको सुनिए और रिकॉल कीजिए बस। अब आते हैं कि सुदर्शन झील के बारे में बताया जाता है। क्या सुदर्शन झील, इसको समझ लेते हैं। सुदर्शन झील का निर्माण जो है वो प्रथम मौर्य सम्राट यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सौराष्ट्र प्रांत में राजपाल पुष्यमित्र वैश्य के पश्चिमी भारत में सिंचाई की सुविधा के लिए करवाया गया था। सौराष्ट्र में, महाराष्ट्र में अशोक के समय में यवन जातीय यानी कि त्रिशासप ने उस झील को बांध का निर्माण करवाया था। पहली बार शक महाछत्रम यानी कि रुद्रदामन के समय में यह बांध टूटा और जिसका पुनर्निर्माण उसने राज्यपाल जो थे सुविशाख के निर्देश में करवाया था। और अब जो है नेक्स्ट जो चलेगा वो गुप्तोत्तर काल में बिहार। इसको समझ लेते हैं। गुप्तोत्तर काल में बिहार गया और भोजपुर जिले के क्षेत्र से प्राप्त कुछ अभिलेखों के द्वारा 6ठी शताब्दी में बिहार के कुछ भागों में परिवर्तित गुप्त शासकों की जानकारी मिलती है। कुछ इतिहासकार इन्हें उत्तर गुप्त अथवा मगध गुप्त के नाम भी देते हैं। कुछ ऐसे इतिहासकार हुए जो इसको जो है उत्तर गुप्त या फिर मगध गुप्त के नाम से भी जाने जाते हैं। अपसर्ड अभिलेख के अनुसार, जो अपसर्ड से अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार उत्तर गुप्त और मगध गुप्त वंश का संस्थापक जो था वो था कृष्णगुप्त को माना जाता है। उत्तर गुप्त और मगध गुप्त के जो संस्थापक था उसका नाम जो है था वो कृष्णगुप्त था। इस काल में गौड़ शासक शशांक ने बिहार के विस्तृत क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था और इसी काल में गौड़ शासक शशांक जो थे वो बिहार के विस्तृत क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। शशांक के नाम से सिक्के तथा मोहरे नालंदा, रोहतास, गया से प्राप्त हुई। शशांक ने बोध गया स्थित महाबोधि वृक्ष को भी क्षति पहुंचाया था। यानी कि शशांक के नाम से ही सिक्के और मोहरे नालंदा, रोहतास, गया से प्राप्त होता है और शशांक ने ही बोध गया में स्थित महाबोधि जो वृक्ष है उसको क्षति पहुंचा दिया था। इत्सिंग जो था 670 ईस्वी में नालंदा आया था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय की अपनी मुद्रा थी जिस पर श्री नालंदा महाविहार आर्य भिक्षु संघस्थ का उत्कीर्ण किया था। आदित्य सेन प्रावर्तित गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। वह वैष्णव धर्म को मानने वाला था तथा उसका राज्य जो था वो था मगध, उत्तर और उत्तर पूर्व बिहार, मुंगेर एवं भागलपुर तक विस्तृत था। प्रावर्तित गुप्त वंश का अंतिम शासक जो था वो था जीवित गुप्त यानी द्वितीय था, जिसका 775 ईस्वी के लगभग कन्नौज के शासक यशोवर्धन ने बंद कर दिया और मगध पर नियंत्रण कर लेता है। अब इसकी कुछ स्मरणीय तिथि उसको समझ लेते हैं। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त था, ये तो क्लियर है। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 320 ईस्वी पूर्व में गुप्त संवत चलाया था। समुद्रगुप्त ने विंसेंट स्मिथ ने भारतीय नेपोलियन कहा था। विंसेंट स्मिथ ने ही चंद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा था। चंद्रगुप्त द्वारा दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य के अधीन किया था। समुद्रगुप्त ने बिना अंकित मुद्राओं से यह ज्ञात होता कि वह संगीत में रुचि रखता था। समुद्रगुप्त के विषय में हरिसेन लिखित प्रयाग प्रशस्त्र की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त तृतीय ने शकों को पराजित किया। चंद्रगुप्त तृतीय जो थे वो शकों को पराजित करके सकारी की उपाधि धारण की तथा व्याघ्र प्रकार के सिक्के का उत्कीर्ण करवाया। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख जो है वो कुमारगुप्त के मिलते हैं। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख जो है वो कुमारगुप्त के शासन काल में मिलते हैं। कुमारगुप्त के शासन का वर्णन उसके मंदसौर अभिलेख में मिलता है।
कुमार गुप्त के शासन का वर्णन उसके जो मंदसौर अभिलेख है उससे मिलता है और इसकी रचना जो है वत्स भट्टी ने की थी। कुमार गुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। कुमार गुप्त ने ही शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और इसी विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। गुप्त काल के भू राजस्व की दर 1/4 और 1/6 थी। गुप्त राजाओं की सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। गुप्त राजाओं की सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की थी। इसकी मुद्राओं में दिनार कहा गया था और इसकी जो मुद्रा ये जारी करते थे उसको दिनार कहा जाता था। गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। जो भी गुप्त शासक थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। विष्णु धर्म चरित्र पंचतंत्र गुप्त काल का ही है। अब बराहमिहिर गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इनके द्वारा बृहत संहिता तथा पंचसिद्ध तंत्रिका ग्रंथ की रचना की गई थी। नेक्स्ट है नालंदा की पहचान सर्वप्रथम कनिंघम के द्वारा की गई थी। नालंदा की पहचान जो सर्वप्रथम जो थी वो कनिंघम के द्वारा की गई थी। गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान थी। गुप्त काल में ही दास प्रथा विद्यमान थी और नारद के 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है जबकि मनु 7 प्रकार के। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाइयां देश थी जिसके प्रमुख गोप्ता कहा जाता है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई यानी कि ग्राम थी जिसका मुखिया ग्रामीण कहलाता था एवं इसके सदस्य जो थे वो थे महत्तर कहलाते थे। गुप्तकालीन समाज में दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह प्रथा बिल्कुल नहीं थी। गुप्त काल में सती प्रथा विशेषतः सैनिक जातियों में विद्यमान थी। सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण एरेन अभिलेख 510 ईस्वी में गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने से मिलता है। गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोलविद और गणितज्ञ आर्यभट्ट, बहारमिहिर और ब्रह्मगुप्त पाटलिपुत्रा के निवासी थे। बोध गया के महाबोधि मंदिर यानी कि राजगिरी का मनियार मठ का निर्माण गुप्त काल में ही हुआ था। चलिए अब तो यहां तक हमने पूरी तरीके से जो कॉन्सेप्ट था लगभग हर मुद्दे पे बात किया और कोशिश किया समझाने की। जैसा था हर तरीके से आपको बात करके समझाने की कोशिश करते हैं और अब जो है इसके क्वेश्चन को आप बनाने की कोशिश कीजिए कि हाँ आप कहां तक इसको समझ सकें। तो चलिए देखते हैं मौर्य साम्राज्य के उपरांत जो है मगध पर किस वंश का शासक स्थापित हुआ था। ये तो एकदम 100% कंफर्म था। मौर्य साम्राज्य के उपरांत जो था वो शुंग वंश का। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट जो है शुंग वंश का संस्थापक कौन था ये भी आपको आसानी से पुष्यमित्र शुंग। हाँ पुष्यमित्र है। अब तीसरा क्वेश्चन किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराग विहार को 3 बार नष्ट करने का प्रयत्न किया था। तो इसका एग्जैक्ट आंसर पुष्यमित्र शुंग ने। चलिए चौथा नंबर पाटलिपुत्र में यमन डेमेट्रियस का आगमन किस वंश के शासन में हुआ था। ये 2 बार भी बता चुका हूं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा तो शुंग वंश के शासन में ही डेमेट्रियस का आगमन हुआ था। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आगमन हुआ था कब हुआ था ये टाइमिंग क्या था तो टाइमिंग 185 ईस्वी पूर्व हुआ था। मगध के प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया गया था। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया गया था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। एकदम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश की शासन स्थापित हुआ था तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो होगा कण्व वंश। शुंग वंश के बाद जो है वो कण्व वंश की स्थापना हुआ था। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे तो इसका एग्जैक्ट आंसर वसुदेव। वसुदेव जो थे वो कण्व वंश के संस्थापक थे। कण्व वंश की सत्ता प्राप्त की तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा आंध्र सातवाहनों ने कण्व वंश की सत्ता प्राप्त की थी। कण्व वंश की तो ये आंध्र सातवाहनों ने। कण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्रा पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया तो इसका एग्जैक्ट आंसर मित्र वंश। नेक्स्ट है शुंग काल के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं तो इसका एग्जैक्ट आंसर बोध गया से। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विहार को अपने दरबार में प्रशस्त किया था तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा
घोष। देखिए ये सब पढ़ा हुआ आपको समझ में आ रहा ना, ऐसा मत समझिएगा कि एग्जैक्ट मैं आंसर मारे जा रहा हूं, आप बस देखते हुए जा रहे हैं। आप भी दिमाग लगाइए, क्योंकि आपको ऑलरेडी अभी से मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं होगा आपको समझाया हूं, और उसी से क्वेश्चन है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। तब तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा समझा हुआ सार्थक है या फिर ऐसे ही समय पास है। नेक्स्ट है मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले जो था वो हर्यक वंश था, उसके बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश और फिर कन्नब वंश, ये वंश था। इसका एग्जैक्ट आंसर सी होगा। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, कई बार आप जाके बीपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उलट के देख लीजिए, बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसलिए इस पर एकदम याद रखिएगा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग और फिर कन्नब। अब शुंग वंश की राजधानी कहां थी, तो इसका एग्जैक्ट आंसर पाटलिपुत्र। कन्नब वंश की राजधानी कहां थी, तो इसका एग्जैक्ट भी पाटलिपुत्र। शुंग और कन्नब की राजधानी पाटलिपुत्र ही। कलिंग शासक यानी कि खारवेल की मगध पर आक्रमण किया था, तो पहली शताब्दी के पूर्व के अंत में। कलिंग जो है पहली शताब्दी के पूर्व के अंत में खारवेल के मगध पर आक्रमण किया था। कलिंग नरेश खारवेल ने कहां से कीमती उपहार प्राप्त किया था, तो अंग और मगध से कलिंग नरेश खारवेल जो है कीमती उपहार प्राप्त किया था। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत, कुषाण साम्राज्य जब पतन हो जाता तो उसके उपरांत मगध पर शासन रहा, तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो होगा लिच्छवियों को। नेक्स्ट है गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है, यह किसके शासनकाल में हुआ था, तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में यवनों पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्व घोष को प्रसर देने वाले शासक कौन थे, तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो होगा कनिष्क। कनिष्क ने ही सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्व घोष को प्रसर देने वाले शासक हुए। अब जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा गुप्तकालीन बिहार से। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था, इसका एग्जैक्ट आंसर पाटलिपुत्रा में। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष जो था वो था 320 ईस्वी पूर्व। 320 ईस्वी। किस शासक ने वैशाली के लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाधिराज की उपाधि जो है धारण की थी, तो महाधिराज की उपाधि जो धारण की थी 320 ईस्वी में वो थी पाटलिपुत्रा में। किस शासक ने स्वयं को लक्ष्मी दोहित्र कहा था, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा समुद्रगुप्त ने स्वयं को जो है लक्ष्मी दोहित्र कहा था। बिहार में गुप्त शक्ति का संगठन का श्रेय दिया जाता है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है ये श्रेय। गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी, इसका एग्जैक्ट आंसर गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। किस शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन को गया में एक बौद्ध मठ में स्थापित करने की अनुमति मांगी थी, तो इसका एग्जैक्ट आंसर समुद्रगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा गुप्त युग है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो होगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जो थे वो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना, इसका एग्जैक्ट आंसर गुप्त काल में ही हुआ है। ध्यान रखिएगा, गुप्त काल में ही बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई है। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्रा में रहा था, तो इसका एग्जैक्ट आंसर 3 साल तक जो है वो पाटलिपुत्रा में ही रहा था। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर पाटलिपुत्रा से था। गुप्त काल की एक सुंदर कृतिके मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो होगा शाहाबाद। शाहाबाद से गुप्तकालीन एक सुंदर कार्तिकेय मूर्ति जो है वो प्राप्त हुई है शाहाबाद से। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीपल की मूर्ति प्राप्त हुई है, वो कहां से हुई है, तो एग्जैक्ट आंसर वो होगा सुल्तानगंज से। राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे गए गणेश, विष्णु, नागों के चित्र हैं, यह किस काल के हैं, तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो होगा गुप्त काल के ही हैं। राजगिरी में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में
माना जाता है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर गुप्त काल में, यानी कि राजगृह में स्थित जो जरासंध की बैठक का निर्माण जो है वो गुप्त काल में माना जाता है। तीरभुक्ति यानी कि आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था? इसका एग्जैक्ट आंसर गोविंद गुप्त। बिहार का प्राचीनतम केंद्र था? इसका एग्जैक्ट आंसर नालंदा। बिहार में बौद्ध बिहार का प्राचीनतम केंद्र था, वो था नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? इसका एग्जैक्ट आंसर बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। और ये बीपीएससी 42 में पूछी हुई, 42वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासन के दौरान में आया था? तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। और ये प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों के मगध देश में सर्वाधिक नगर थे, धनपतियों में यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी? तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा फाहियान। किसने यह वर्णन किया था? तो फाहियान ने। गुप्त संवत का आरंभ होता है? इसका एग्जैक्ट आंसर 320 ईस्वी में। गुप्त संवत का जो है आरंभ होता है वो 320 ईस्वी में। निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो होगा समुद्रगुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र में विजय किस गुप्त सम्राट ने की थी? तो इसका एग्जैक्ट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र के विजय को हासिल किया था। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्त्र की रचयिता कौन थे? तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा हरिसेन। हरिसेन ही जो थे वो प्रयाग प्रशस्त्र के रचयिता थे। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो होगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्त्र में किस सम्राट के विजय की अभियान की चर्चा है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर प्रयाग प्रशस्त्र का मतलब है कि समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है गुप्त साम्राज्य के पतन का क्या कारण थे? इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी, यानी कि हुर्रियों का आक्रमण भी था, शासन का समन्वित स्वरूप भी था, कमजोर शासक भी था और आर्थिक संकट भी था। सॉरी, आर्थिक संकट नहीं था, यानी कि हुर्रियों का आगमन था, प्रशासन समन्वित स्वरूप था और कमजोर शासक था, यही था। तो चलिए दोस्तों, आज का जो है लेक्चर यहीं तक रहा। हमारी कोशिश थी हर तरीके से समझाते हुए लास्ट में जो है क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करवा दूं, जिससे कि पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ में आप हो जाऊं कि नहीं, मेरा बिहार स्पेशल सबसे बेस्ट है। चलिए दोस्तों, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और हाँ, कमेंट्स देना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू, नमस्कार।